गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एएनसी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 को होने वाली फाइनल परीक्षा की तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग सभी विषयों को बारी से अध्ययन करते चलेंगे फ्रेंड्स, और इस चैनल पे सभी विषयों को संपूर्ण तैयारी किया जाएगा इस बार। चलिए, आप लोग नए हैं तो जुड़ जाइए इस चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप लोग तक पहुँच सके और एक अच्छी तरीके से हम लोग इस बार तैयारी करें फ्रेंड्स, जिससे कि 450 प्लस नंबर आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न दिया गया है, ये जो प्रश्न लिया गया फ्रेंड्स, ये हमारे सामाजिक विज्ञान का इतिहास से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स, यूरोप में राष्ट्रवाद। प्रश्न दिया गया है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि यूरोप के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपके बीच 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन बी, यानी कि कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन में दिया गया है सेनापति, ऑप्शन ए में, बी में दिया गया फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री और डी में दिया गया गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री। याद रखना है, अभी से ही हम तैयारी में लग जाएंगे, जिससे कि किसी प्रकार की बाद में समस्या नहीं आए। तो चलिए प्रश्न 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 6 में दिया गया है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जो गैरिबाल्डी थे फ्रेंड्स, ये नाविक थे पेशे से। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन राइन संघ यानी कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 8 है, जॉलबेरिन कैसी संस्था थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि व्यापारियों की संस्था थी जॉलबेरिन। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है लगभग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1871 में। याद रखना है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1821 ईस्वी में। ध्यान देना है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूज हो जाता है कि 1800 से नज़दीकी ऑप्शन दिया जाता है, इसीलिए। क्योंकि देखिए, ऑप्शन ए में दिया 1820, ऑप्शन बी में दिया गया 1821, ऑप्शन सी में 22 दिया गया, ऑप्शन डी में 23 दिया गया। तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 20 होगा कि 21 होगा, 22 23 होगा। तो चलिए ध्यान रखना है कि नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो 1821 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि इंग्लैंड में। याद रखना है कि चर्चिस्ट आंदोलन जो हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1810 ईस्वी में। याद रखना है, 1810 ईस्वी में कार्बोनरी संगठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1829 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इंडियानापोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि तुर्की और रूस के बीच हुई थी। कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में, याद रखना है। किस किस के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के बीच हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि प्रासा और फ्रांस के बीच, या फ्रांस और प्रासा के बीच, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सेडान में हुआ था। 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रूसिया के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? तो सेडान में। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि यूनान। नेक्स्ट प्रश्न है, युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ने, याद रखना है, मेज़िनी ने। ऐसा प्रश्न में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मेज़िनी होगा कि गरिबाल्डी होगा कि बिस्मार्क होगा कि कॉन्ट काबूर होगा कि लियो टॉल्स्टॉय होगा कि बिस्मार्क होंगे। तो याद रखना है कि युवा इटली संस्था का विकास किए थे जो थे मेज़िनी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि कूटनीतिज्ञ थे बिस्मार्क, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि विक्टर इमैनुएल, याद रखना है, विक्टर इमैनुएल। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड बायरन, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रासा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा मैग्यार थी बाबू, याद रखना है। हंगरी की भाषा क्या थी? तो मैग्यार थी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तुर्की की पराजय हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फ्रांस की, याद रखना है। इस चैनल पे इस बार फ्रेंड्स संपूर्ण तैयारी किया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, अपने जो भी रिश्तेदार हैं या फ्रेंड हैं जो मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम मैट्रिक में पढ़ते हैं, तो उसके पास आप लोग शेयर अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरा बढ़ेगा फ्रेंड्स, तो मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे प्रश्न इस वीडियो पर चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मैं भी आप ही लोग का परिवार के अंतर्गत आता हूं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि यूनान को कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ध्यान देना है, 1688 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी से फ्रेंड्स यदि तैयारी जमकर करेंगे तो हमारे
2024 में जब एग्ज़ाम देंगे तो 450 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए अभी से ध्यान देंगे, बाद में अगर ध्यान देंगे, समय कम मिलेगा, जिसके अभाव में नंबर कम आएंगे, तो 10 साल का पढ़ाई आपको जो आएगा वही दिखेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आप लोग इस बात को समझेंगे ही। नेक्स्ट प्रश्न है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बुर्बो का, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, तो याद रखना। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि जर्मनी था, ये सम्मिलित नहीं था। वियना कांग्रेस में जर्मनी सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रूस ने। नेक्स्ट प्रश्न है यंग इटली की संस्थापक कौन था? यंग इटली की संस्थापक कौन था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मेजीनी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रांस के किस राजा ने कहा था अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा काटना अधिक पसंद करूंगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चार्ल्स दसम ने, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसा का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विलियम प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न यूरोप का मरीज कहा जाता था किसे फ्रेंड्स? तो याद रखना है यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि रायन संघ की। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की था बाबू? तो रायन संघ की, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है किस संधि द्वारा राष्ट्र स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एड्रियानोपुल की संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी, याद रखना है एड्रियानोपुल की संधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने किए थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि मेजेनी ने, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स अगर बारीकी से हम लोग लेसन वाइज सिलेबस के अनुसार अगर हम पढ़ते जाएंगे तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। अगर अभी से चैप्टर वाइज प्रश्न बाई प्रश्न हम लोग नहीं देखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन यदि हम पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज प्रश्न वाइज अगर हम पढ़ लेंगे तो प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे कहाँ से? और पूछेंगे जो भी सिलेबस से ही पूछेंगे, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो बना ही देंगे। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। ये जो 44 नव गुएल्फ आंदोलन का जो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि इटली में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेटरनिक कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखना है कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1810 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निरंकुश राजतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किसने किया था बाबू? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि गैरिबाल्डी ने, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पुनर्जागरण। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई?
रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाए थे? जिसका कमेंट में अगर जानते हैं तो कमेंट में आंसर आप लोग लिख सकते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी तो बिस्मार्क ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सीडान युद्ध के बाद। याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा सीडान का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के जो जब एकीकरण हो रहा था बाबू, तो उस समय फ्रांस का जो शासक था वो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपोलियन तृतीय। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद में 53 प्रश्न थे। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और सर चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो सीधा आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।